अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज नाज़रीन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो इजलास हो गया जिसका कि इंतज़ार किया जा रहा था। उस पर तहरीक इंसाफ ने रद्दअमल भी दिया। तहरीक इंसाफ के चाहने वाले भी रद्दअमल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस हवाले से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन गए हैं। आज उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात के कंटेंट के से ज़्यादा मकासद पर बातचीत करेंगे आज। और फिर कुछ अंदर की खबरें हैं, इसी दौरान में वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पहले बिलावल भुट्टो वाली बात कर लेते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने वक्त के हमरा लंदन में हैं और मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी एक मुलाकात कल हुई थी। मैंने वक्त के बाद अरकान से और जो यूँ समझिए कि नवाज शरीफ साहब के स्टाफ में कुछ लोग हैं जिनसे हमारी भी याद अल्लाह है, उनसे भी ये जानने की कोशिश की कि क्या मामला है मुलाकात में। उनका ये कहना था कि आज की मुलाकात सिर्फ गुडविल जेस्चर की थी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स लगते थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रवानगी से पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथी भी पाकिस्तान में हैं, बेटी उनकी, भाई उनके पाकिस्तान में हैं, और अगर हम जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत दूर से बैठकर चीज़ों का नज़ारा कर रहे थे। लेकिन उनकी बहुत कोशिश है और उनकी बहुत मदद शामिल है मौजूदा हुकूमत को बनाने में और साबका हुकूमत को निकालने में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। अब वो उनकी दूसरी मुलाकात में जो नाज़रीन खबर है वो ये है कि दोनों जमातें एक और जिसे मिसाक जमहूरियत 2 कह लें, मिसाक जमहूरियत जूनियर कह लें, मिसाक जमहूरियत बहरहाल, या उसके किस्त नंबर 2 कह लें। मिसाक जमहूरियत के एक और हिस्से पर दस्तखत करना चाहती हैं। उसके लिए ही ये मुज़ाकरात, आज की मुलाकात जो है वो उसके बाद आगे चलेंगे। दोनों जमातें ये चाहती हैं कि चूँकि इस वक्त एक तो हालात ऐसे हैं, इमरान खान फैक्टर जो है उसने अपोजिशन की उस सबका अपोजिशन की है, इमरान खान की अपोजिशन की जो ये जमातें हैं उनको मज़ीद मुत्तहिद कर दिया है। उनके मुकाबले के लिए इकट्ठे रहना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें तय करना जिस तरह मिसाक जमहूरियत में तय किया गया था वो तय करना ज़रूरी है। और ये जो मिसाक जमहूरियत है, मिसाक मईशत इसका एक पार्ट भी होगा। इसी हवाले से कि मईशत कैसे बहाल करनी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आगे किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना। अगर एक दूसरे की हुकूमत हो, एक दूसरी जमात की, तो तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत हो तो क्या करना है, क्या नहीं करना। ये बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात होगी। लेकिन नाज़रीन, इस दरमियान में एक ख़बर जो हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अहम है, बल्कि 2-3 ख़बरें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ ज़रदारी में कोई इख्तलाफ है सदारती उम्मीदवार के लिए। मेरी इत्तला ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलाना ये जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में उनका सदर बनना कितना आसान और कितना मुश्किल है, और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी ये जानते हैं कि आरिफ अलवी साहब को इस वक्त हटाना कितना आसान और कितना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास तकरीबन 260-262 वोट हैं और 294 वोट, बल्कि 295 वोट इनफैक्ट चाहिए सदर के मवाख़ज़े के लिए दोनों हाउसेज में। ये जो आम तासुर फैलाया जा रहा है कि सूबाई असम्बलियों से भी वोट चाहिए, ऐसा नहीं है। सूबाई असम्बलियाँ सिर्फ वोट देती हैं, मवाख़ज़े का हक़ सिर्फ हाउसेज ऑफ फेडरेशन यानी कौमी असम्बली और हाउस ऑफ फेडरेशन, जो एक्चुअल हाउस ऑफ फेडरेशन है, सेनेट, उसको है। वहाँ पहले ये कोशिश की जा रही है कि जो मज़ीद लोग हैं उनको, अगर वो सदर आरिफ अलवी के मवाख़ज़े पर तैयार हो जाते हैं तो चार्जशीट कोई मसला नहीं है, लोग पहले इकट्ठे हो जाएँ। उसके लिए हो सकता है कि ईद के बाद मौजूदा चेयरमैन जो है सादिक संजानी, उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि पहले जो है वो कुछ लोगों के ज़िम्मे ये लगाया गया है कि वो सादिक संजानी साहब से बात करें कि वो इस्तीफ़ा दे दें बतौर चेयरमैन सेनेट। अगर वो बतौर चेयरमैन सेनेट इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट को भी इस्तीफ़ा देने का कहा जाएगा। अगर वो दोनों मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना फिर उस सूरत में दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी।
एक खबर नाज़रीन और है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये तय पाया था कि गवर्नर पंजाब का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा और वो मखदूम अहमद महमूद होंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नहीं, वो हम नॉमिनेट करेंगे। इससे आगे की खबर नाज़रीन ये है कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले चेयरमैन सेनेट की भी दावेदार है। इस वक्त की जो सेनेट में जो जमातें हैं, पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कुछ आज़ाद अरकान जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी भी शामिल हैं और दिलावर खान साहब शामिल हैं और उनके कुछ लोग, वो जाकर वो चूँकि आज़ाद मुंतखब हुए थे एक कंपल्शन की वजह से, नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम था और उनकी वजह से उनके टिकट्स जो थे वो मनसूख हुए थे, तो वो आज़ाद सेनेटर लड़े थे, तो वो अलग हो गए थे। अब उनके वोट नून लीग के वोट काउंट नहीं होते, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों में तकरीबन 3 का फ़र्क है, क्योंकि फैसल वावडा की सीट भी पीपल्स पार्टी ने जीत ली, इसलिए पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐवान की दूसरी सबसे बड़ी जमात है। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार बनाए गए थे और वो उन्हीं को बनाना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, दो बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। एक ये है कि क्या चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, और दूसरी बात ये है कि क्या अगले सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले दिनों में आपके साथ उन पर बात होगी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर का ओहदा भी चाहती है और चेयरमैन सेनेट का भी, तो मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि गवर्नर पंजाब हमें दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पर तैयार हो गई हैं और कोई रिग्रेट नहीं है किसी को। तारिक फातमी साहब का एक इशू आया था जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को इतराज़ात थे, वो इशू रिजॉल्व हो गया, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और फिर कुछ यूँ समझिए कि गैर मुंतखब हल्के या अहम हल्के जिनकी डीलिंग डेली की बुनियादों पर होना होती है, उनको भी तारिक फातमी साहब के हवाले से कुछ जिस तरह उनका फैसला हुआ उस हवाले से कुछ इतराज़ात थे। तो बहरहाल अब वो तारिक फातमी साहब नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन, अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और फिर बलूचिस्तान की जो जमातें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अख्तर मेंगल साहब की जमात और फिर एएनपी, इन्होंने ये फैसला किया है कि ये कुछ भी हो जाए, अगले इलेक्शन में अगर ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ेंगे तो एक हद से आगे नहीं जाएंगे। और ये इसलिए भी नहीं जाएंगे कि सियासी कल्चर एक जो ये चाहते हैं वो पनप सके और फिर सियासी भाईचारे की फ़ज़ा कायम रह सके, ताकि मुल्क की मईशत को जो नुकसान अब तक पहुँच चुका है वो ना पहुँचे। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो गिरफ़्तार होंगे, नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का मुस्तकबिल फ़िलहाल जुड़ा है। जो 30 रोज़ के अंदर अंदर फ़ैसला आना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं या जो खबरें हैं, उनके मुताबिक तो इमरान खान साहब के बचने के इम्कानात नहीं है और वो उनकी जो मुहिम है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और वो जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा को किसने नाम दिया और किसने अपॉइंट करवाया और वो मुझे नाअहल क्यों करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि सुल्तान सिकंदर राजा के बिरादर निस्बती यानी उनकी अहलिया के भाई और सईद मेहदी साहब के बेटे आमिर अली साहब क्यों उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने वाले थे, अगर यही सूरत हाल थी। वो इमरान खान के बहुत करीब है। बहरहाल इस मौजू को अब यहीं छोड़ते हैं, अब अगली बात की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद 2 पैरों पर मुश्तमिल एक 1 पेज स्टेटमेंट आई। उसमें पहला हिस्सा तो था कि कितनी शिरकत की, दूसरे हिस्से में ये बताया गया कि असद मजीद खान साहब ने ब्रीफ किया अपने उसके हवाले से, मनासे के हवाले से, और फिर वो साइफ़र कैसे हुआ ये बताया गया, और फिर कमेटी ने अपने पिछले जो उसकी स्टेटमेंट थी उसको रीअफर्म किया और साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। पिछले स्टेटमेंट में और आज के स्टेटमेंट में ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। ये पिछले स्टेटमेंट में अल्फाज नहीं थे, लेकिन बाद में वज़ाहत की गई थी। नाज़रीन, उसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। नए सवालात उठे कि अगर साजिश नहीं थी तो फिर क्या था, असद मजीद साहब ने क्या लिखा था, साइफ़र क्या था और डी कोड क्या हुआ, इसमें साइफ़र था भी या नहीं था। तो एक बात तो ये साबित हो गई कि असद मजीद साहब ने मरासला लिखा था, उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी।
اور پھر ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کچھ وضاحت کی مختلف جگہوں پر. انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا. اس سے پہلے ناظرین یہ بھی ایک خبر بتا دیں کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے اسد وزیر خان صاحب اسلام آباد میں تھے اور برسلس سے وہ آ چکے تھے واپس. ان سے اطلاعات یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ ان سے رابطہ کر رہے تھے، خاص طور پر جو فارن افیئرس کو ڈیل کرتے تھے، اور وہ ان کی یہ کوشش تھی کہ اسد وزیر صاحب وہ گفتگو کریں جو پی ٹی آئی کے کر چکی ہے. اور اسی گفتگو کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے بتایا کیا وہ تھا اس میں مراسلے میں، اور وہ کیسے سائفر ہوا، کیسے ڈیکوڈ ہوا. تو اسد مجید خان صاحب نے پھر آج کچھ خبریں چلوائی گئیں کہ ان پر بہت دباؤ ڈالا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں. میں نے بہت ذمہ داران سے پوچھا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی اس قسم کے اجلاسوں میں کوئی کسی پر دباؤ ڈال سکتا ہے. اسد مجید خان صاحب نے بتایا کہ ان کی ملاقات تھی وہ ڈونلڈ لیو سے، لنچین ملاقات تھی. اس ملاقات میں اور کون کون لوگ تھے انہوں نے وہ بھی بتایا. اور پھر یہ بتایا کہ میں نے جب مراسلہ لکھا تو میں نے اپنی رائے لکھی، یہ میری اطلاعات ہیں، اور میں نے اپنی رائے لکھی. اور اس کے بعد ہنا ربانی کھر صاحب کو میں نے سنا مختلف چینلز پر یہ کہتے ہوئے کہ اسد مجید خان صاحب نے اپنا فرض ادا کیا تھا. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مراسلہ آیا تھا، ملاقات کا احوال انہوں نے بتایا. اور پھر ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی یہ بتایا کہ اس مراسلے میں اسد مجید خان صاحب نے اپنی رائے دی تھی، اور ساتھ یہ سفارش کی تھی اس وقت کی حکومت کو کہ وہ ڈیمارش کرے امریکی سفارت خانے کو اور امریکی حکومت کو واشنگٹن میں، اور ان سے یہ پوچھے کہ کیا یہ ایک فرد کے خیالات ہیں یا امریکی حکومت کی پالیسی ہے. اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسد مجید خان صاحب نے جو کچھ بھی بتایا اور اس مراسلے کو دوبارہ پڑھا گیا تو اس میں کہیں بھی تحریک عدم اعتماد کا ذکر نہیں ہے. اور جو گفتگو ہوئی ان کی ڈونلڈ لو سے اس میں بھی کوئی تحریک عدم اعتماد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ڈونلڈ لو اپنی شکایات کر رہے تھے کہ پاکستانی حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے وزیر اعظم کے دورہ روس کی بات کی جو 26 فروری کو ہوا، اور یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کو امریکی مفادات کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات باہمی طور پر جڑے ان کا خیال کرنا چاہیے تھا اور انہیں دورے پر نہیں جانا چاہیے تھا. یہ میری اطلاعات ہے ناظرین. لیکن اس میں ایک نقطہ اور ہے کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر جانے سے تقریباً 10 دن پہلے یا 8 دن پہلے یا 12 دن پہلے، مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تھا. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جب جائیں گے 26 کو رشیا تو اس وقت تحریک عدم اعتماد آئے گی. اور جو ملاقات ہوئی اسد مجید خان صاحب کی وہ یا 6 مارچ کو ہوئی یا 7 مارچ کی صبح ہوئی، اور اسی دن وہ مراسلہ ان کا آیا. تو جب تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہی اس مراسلے سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ہو چکا تھا، اور تحریک عدم اعتماد جمع مراسلہ آنے کے ایک دن بعد ہوئی، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کوئی غیر ملکی سازش ہے؟ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کا جواب دینا ہے. لیکن آج پی ٹی آئی نے جو اس کا رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے موقف کی تائید کر دی. آپ کے موقف کی تائید اس حد تک کی ہے کہ ایک مراسلہ تھا جس میں ڈونلڈ لو کے خیالات تھے اور وہ خیالات غیر سفارتی زبان میں تھے، اس لیے اسد مجید نے ڈیمارش کرنے کا کہا. پی ٹی آئی حکومت نے ڈیمارش نہیں کیا. عمران خان صاحب جو آج آزادی کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور امریکہ کو بھی لتاڑ رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں نعرے بازی سے، وہ ان کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ڈیمارش جب اسد مجید صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا تو ڈیمارش کیوں نہیں ہوا، ڈیمارش نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے کہنے پر 31 مارچ کے بعد کیوں ہوا. ناظرین اس جو سرکاری اسٹیٹمنٹ آئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس کے بعد پھر ایک بار پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے آرمی چیف سے لے کر ساری فوجی قیادت کو اور ساری سیاسی قیادت کو ایک بار پھر جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی. حالانکہ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج پر تنقید نہ کی جائے. عسکری قیادت خاص طور پر جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی اس وقت کی جو قیادت ہے ان کا مکمل طور پر تمام لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ وہ سیاست سے دور ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی تو اپنی تصویر بھی پسند نہیں کرتے،
آج بھی جو ویڈیو آئی اس میں بھی ان کی تصویر نہیں، حالانکہ وہ موجود تھے، DG MI بھی اسی طرح کے کی شخصیت ہیں۔ تو ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ اب PTI جو ہے وہ اس کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک بار پھر یہ مہر لگا دی ہے کہ سازش کوئی نہیں ہوئی، اور مداخلت کی تو ہر آدمی اپنی توجہ پیش کرتا ہے۔ میرے نزدیک مداخلت سازش یہ ہے کہ میں اپنے کسی افسر کے خلاف، اپنے کسی باس کے خلاف منصوبہ بندی کروں ان کو خراب کر کے نوکری سے نکلوانے کی، اور سازش یہ ہے کہ ان کے کام میں کسی طرح مداخلت کروں تاکہ وہ پرفارم نہ کر پائیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔